बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से नियो फैमिली की तरफ से आपको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी, अपने प्यारों के साथ, अपने नाना के साथ ईद की खुशियां मना रहे होंगे। और ये भी उम्मीद है कि आप अपने आस पास के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे इस ईद के मौके पर, जिन्हें ईद की खुशियाँ मुयसर नहीं हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसी शख्सियात से मिलवाया जाए, ऐसी शख्सियात के साथ प्रोग्राम किया जाए इस मौका पर जो कि रोल मॉडल हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि रोल मॉडल हैं पाकिस्तानी नौजवानों के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, जिन्होंने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया और जिन्होंने नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया कि मेहनत में ही सब कुछ है, मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे तो कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। मेरी मुराद नेशनल हीरो अरशद नदीम साहब से है, जिन्होंने जो है वो ओलंपिक चैम्पियनशिप जीती और पाकिस्तान के नाम जो है वो इस फतह को पाकिस्तान के नाम किया, अपने वालिदैन के नाम किया और उन पूरी कौम के नाम किया और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम साहब इस मौका पर हमारे साथ मौजूद हैं। ईद के इस पुरमसरत मौके पर स्टूडियो में आए प्रोग्राम के लिए, आपका शुक्रिया अरशद भाई वक्त देने का। उनके साथ मौजूद हैं सुलेमान इकबाल भट्ट साहब, जो कि उस्ताद हैं, उनके कोच हैं उनके, जिन्होंने अरशद नदीम को तैयार किया ओलंपिक चैम्पियनशिप के लिए और उन्होंने बिलाखिर ये चैम्पियनशिप पाकिस्तान के नाम की। अरशद भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, नियो फैमिली की तरफ से आपको और आपके अहले खाना को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। सुलेमान भट्ट साहब, आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अरशद साहब, बताइएगा सर, थोड़ा सा कहानी बताइएगा कि आपने आगाज़ कहाँ से किया, और पहले तो बताइएगा कि ईद कैसे गुजरी आपकी, फिर बात करते हैं कि आपका आगाज़ कहाँ से हुआ और किस तरह आपने ये शुरू किया था। जी, अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद उल फितर मुबारक हो। और उम्मीद करूँगा कि माशाल्लाह आप सबकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। मेरी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी है, तो आप सबकी भी इंशाल्लाह अच्छी गुजरी होगी। अगर बताऊँ अपनी गेम के हवाले से, तो मैंने 2012 से मैंने स्टार्ट किया अपना गेम का आगाज़। तो वैसे अगर देखा जाए तो अगर मैं बताऊँ तो मैंने आल पंजाब, मैंने क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेला, मैंने कबड्डी भी खेली, लेकिन फिर भी ये सारी गेम्स मुझे छोड़नी पड़ी। मैं फिर एथलेटिक्स में आया। जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया, और बड़े भाई भी करते थे, उन्होंने भी कहा कि आप एथलेटिक्स में, तो वहाँ से मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ। तो फिर मैंने 2015 से 12 से 15 तक मैंने आल पंजाब विन किया, और नेशनल का मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ 2015 में। मैंने 15 में वापडा लेस्को ज्वाइन की, तो वहाँ से फिर मैंने पहली नेशनल चैम्पियनशिप खेली। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2015 से अभी 2025 चल रहा है, तो माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान का तकरीबन 10 दफ़ा जो है ना वो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी मैंने 5 मैंने इंटरनेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, और मेरे पास इंटरनेशनल मेडल्स हैं 10th, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 4 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर। ठीक है। तो सबसे बड़ी मेरी जो कामयाबी है, जो परफॉर्मेंस तो है, अरशद भाई, ईद जो है जी 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 अरशद भाई, ईद के बताएं कि ईद कैसे गुजरी आपकी, और कैसे ये ईद का दिन सेलिब्रेट किया आपने अपने बच्चों के साथ, अपनी वालदा के साथ। आपकी वालदा को हमेशा हम जो है वो दुआएं करते देखते हैं टीवी पर। आप जो है वो मैदान में होते हैं और आपकी वालदा, आपकी बेगम साहबा, आपके बच्चे, आपके बहन भाई जो है वो सारे दुआ कर रहे होते हैं और उनकी दुआएं रंग भी लाती हैं। आज बिल्कुल अगर देखा है तो माशाल्लाह अभी ओलंपिक्स के बाद मेरी ये फ़र्स्ट ईद है, घर में कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। और अगर पीछे देखा है तो मेरी अक्सर जो है ना वो ईद आउट ऑफ कंट्री में होती है, या ट्रेनिंग पे होता हूँ या कंपटीशन के दौरान, तो अभी माशाल्लाह घर में गुजर रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि वालदैन को, अपनी पूरी फैमिली को माशाल्लाह टाइम दे रहा हूँ, दोस्तों को टाइम दे रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलें तो क्या कोई ईद के मौका पर कोई ख़ास डिश वगैरह जो है आपने बनवाई हो, और किस तरह सेलिब्रेट किया, क्या क्या डिश स्पेशली आपकी पसंदीदा डिश क्या थी इस मौका पर? बिल्कुल, मेरे ख्याल में अभी तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया होगा मेरी डाइट के बारे में भी और डिश के बारे में भी। वैसे तो मेरी जो डिश होती है वो घर वालों को पता है वो दूध की जो खीर है वही बनाते हैं, तो वही मेरी बेस्ट जो है ना वही डिश है। अच्छा जी, अच्छा, तो सुलेमान भट्ट साहब, थोड़ा सा आप बताइएगा कि ये डाइट जो है वो अरशद भाई की डाइट कंट्रोल करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी,
कि कहीं जो है वो ओवरवेट ना हो जाए, या जो प्रैक्टिस करवाते हैं आप, इतनी सख्त प्रैक्टिस होती है, उसमें कोई खलल ना पड़े। तो कैसे इसको मेंटेन करवाते हैं, डाइट को भी और प्रैक्टिस को भी, भट्ट साहब? शुक्रिया जी बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ईद के इस पर मुसरत दिन के ऊपर हमें मदऊ किया। हम अरशद की तरह मैं भी पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। तो जहाँ तक डाइट की बात है, ऑब्वियसली ईद के मौके पर तो हर बंदा एंटाइटल्ड होता है कि वो दिल खोल कर और अपनी खुशी के तहत जितना चाहे खाए, लेकिन जहाँ तक हमारी ट्रेनिंग और डाइट का ताल्लुक़ है तो ये एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स का और उन स्पोर्ट्स पर्सन्स का जो कि डाइट के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। और यूजुअली थ्रोइंग इवेंट्स जो उनसे हैं हमारे, जो कि 4 हैं एथलेटिक्स में, उसमें बड़ा एक हम नपातुला और देखकर डाइट का एहतमाम करते हैं। तो लकीली हमारे पास एक थ्रोअर जो कि इंटरनेशनल और ओलंपिक चैम्पियन अरशद की सूरत में मौजूद है। अरशद इज़ अ वेरी सिंपल ईटर, इसकी कोई डाइट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे एथलीट की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स दिस परफॉर्मेंस। तो हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो और ज़्यादा फैट ना हो ताकि वेट ना बढ़े। आपने दुरुस्त फरमाया कि डाइट जो सी है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर होती है और उसमें ज़्यादा हम सब्ज़ियाँ और फ्रूट पे इस वक्त ताल्लुक़ हमारा ज़ोर होता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे एक दफ़ा हम ट्रेनिंग करके आएँ, हम थक जाते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारा पानी पीते हैं ताकि वो जहरीले जो असरात हैं जो ट्रेनिंग के ज़रिए हमारी बॉडी में पैदा होते हैं मवाद, वो ताकि फ्लश आउट हो जाएं बॉडी से। ठीक है। अरशद नदीम साहब, थोड़ा सा बताइएगा नौजवान नस्ल को कि ये कामयाबी आपको ऑल ऑफ सडन मिल गई, या जैसे आपने कहा कि 2012 में मैंने आगाज़ किया, कहाँ से आगाज़ किया? आपके पास तो इतने वसाइल नहीं थे मियाँ चन्नू में, और ना ही कोई फैसिलिटी थी। अब तो आपके पास व्हाट्सएप भी हैं, कोच भी है, सारे लोग आपका ख्याल भी करते हैं। तो ज़रा शुरुआत के दिन बताइएगा कि आपने शुरू किन हालात में किया, और फिर किस तरह ये कामयाबी की तरफ आपका सफ़र जो है वो किस तरह, क्या क्या मराहल आए सर? हाँ जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी मुश्किलातें आई हैं, और मेरे ख्याल में जो मुश्किलातों का सामना करता है वही बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है। तो मेरा आगाज़, जैसे मैंने पहले बताया कि 2012 से मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया था। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैंने तहसील लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद ज़िले लेवल पे, फिर डिवीज़न पे आया, फिर ऑल पंजाब इंटर बोर्ड भी मैंने खेले। तो वहाँ से मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ था गेम्स का। तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि थोड़ी सी मुझे आसानी हुई है जब मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की, क्योंकि हर प्लेयर्स का यही होता है कि हमें जो है ना वो जॉब मिल जाए ताकि हम अपने थोड़े से पाँव पे खड़े हो जाएं, उसके बाद फिर जो है ना वो गेम का आगाज़ स्टार्ट करें। तो इसी तरह मुझे वापडा ने जब जॉब दी तो फिर उसके बाद थोड़ा सा पाँव पे खड़ा हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है ना वो बड़ी मदद की। और मेरी अपनी बड़ी स्ट्रगल है, मेरे कोचेज़ जो है उनकी बड़ी स्ट्रगल है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जितनी मैंने अचीवमेंट हासिल की है वो जो मेरे कोच साहब हैं उस्मान इकबाल भट्ट साहब, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी परवरिश की मेरी और बड़ी मेहनत करवाई इन्होंने। अगर देखा जाए तो 2021 के बाद इन्होंने जो है ना वो ट्रेनिंग का आगाज़ स्टार्ट कराया। तो उसके बाद मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का, फिर मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप का, और सबसे बड़ी जो परफॉर्म मैंने किया है वो अपना पेरिस में 2024 में ओलंपिक्स गेम में माशाल्लाह मैंने जो है ना वो गोल्ड हासिल किया और उस गेम का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। तो अरशद भाई, जैसे आपने बताया कि पहले हालात जो है वो नहीं थे, तो नेज़ा कहाँ से, पहला नेज़ा किसने दिया? जो पहली थ्रो थी वो कैसे फेंकी, किसने बताया? और जैसे बताया कि आपके भाई ने आपको मोटिवेट किया कि इस साइड पे आ जाओ। तो ट्रेनिंग में जारी बात है वहाँ पे गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, और ना ही कोई ट्रेनिंग कोच होता है, ना ही कोई ग्राउंड होता है प्रॉपर गांव देहात में। तो किस तरह आगाज़ हुआ, क्या क्या कैसे ट्रेनिंग किया करते थे, क्या रूटीन क्या हुआ करती थी आपकी? बिल्कुल, उस वक्त तो साथ अपना एजुकेशन भी साथ जो चल रही थी और स्पोर्ट्स भी। तो वैसे तो बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया, और अब्बू का भी शौक़ था
कि आप जो ना वो एथलेटिक्स में आ जाएं और इसमें कोई भी आप इवेंट जो है ना वो चुन लें और उसको आगे लेके जाएं। तो फिर मैंने एथलेटिक्स में काफ़ी इवेंट्स मैंने किए हैं, पहले मैंने जिक्र भी किया है। तो उसके बाद जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं सीएम साकी साहब, उन्होंने फिर इस गेम पे मुझे प्रॉपर लगा दिया कि आप यही करें, बाकी सारी गेम छोड़ दें। तो देखिए कि मैंने उस वक्त जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जेवलिन पकड़ा, वो बांस का जेवलिन था, तो उससे मैंने जो है ना वो ट्रेनिंग स्टार्ट की। बांस का तो अच्छा। स्कूल अपना हमारा प्राइमरी स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, इतना बड़ा भी नहीं है, तो वहाँ पे कभी कर लेता था, कभी घर में कर ली। तो मतलब है कि इतना कि ज़्यादा तो ये था कि मैं स्कूल में जाना, वहाँ पे नो सारी स्पोर्ट्स जो है ना वो मैं करता था। जब गांव में आना तो फिर जेवलिन की करता था, लोग देखते थे कि यार इसने क्या स्टार्ट कर दिया। तो फिर वो तरह तरह की लोग फिर बातें भी करते हैं कि यार ये पता नहीं कौन सी स्पोर्ट्स है, कौन सी स्टार्ट कर दी है। चलें अरशद भाई, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जब लोग कहते थे कि यार इसने क्या ये बांस का नेज़ा उठाया और फेंक दिया, इसके पीछे स्टोरी क्या थी, और अब जो लोग देखते हैं कि एक नेशनल चैंपियन जो है उनके सामने बैठा हुआ है, तो वही लोग फिर आपको आपकी तारीफ भी करते होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अरशद भाई, आप अपनी स्टोरी बता रहे थे कि जब बांस का नेज़ा आपके हाथ में था और गांव के बच्चे, गांव के आपके दोस्त जो है वो मजाक भी उड़ाते थे कि ये क्या बांस पकड़ा हुआ है, तो जब ये बांस से शुरू होने वाली कहानी पहुंची पेरिस ओलंपिक्स तक और फिर वापस आए, तो क्या फील था गांव का, क्या जो उनके ख्यालात थे और उनके जज्बात क्या थे फिर उस वक्त? आज बिल्कुल उस वक्त मैंने बांस से स्टार्ट किया, तो हालांकि मेरी क्रिकेट की बड़ी अच्छी गेम थी, फुटबॉल की अच्छी गेम थी, तो मुझे कहते हैं यार अब क्रिकेट में आगे निकल जाएं या फुटबॉल में निकल जाएं। तो जब मैंने ये जेवलिन वहाँ पे स्टार्ट किया तो लोग कहते हैं कि यार ये बांस का आप जेवलिन ले आए। उस वक्त उसको ज़्यादा लोगों को नहीं पता था जेवलिन के बारे में, वो कह रहे थे कि यार ये कहाँ से आप छड़ी उठा के ले आए हो। तो मैंने कहा यार इसको जेवलिन कहते हैं, तो आप इसको उर्दू में नेज़ा भी कह सकते हैं। तो इसी तरह फिर लोग कहते हैं कि यार अजीब सी आपने स्टार्ट कर दी गेम, तो आपकी अच्छी खासी क्रिकेट की गेम है, फुटबॉल की है, तो इसमें आप आगे भी निकल सकते हैं। तो बस वो बड़े भाई थे, तो कहते हैं कि यार आप क्रिकेट में इतनी मेहनत करते हो, तो आप ऐसी गेम करो जिसमें आप क्रिकेट में अकेले इतनी मेहनत करते हो तो हम मैच जीतते हैं, तो ऐसी गेम में आओ जिसमें आप अकेले आगे जा सकते हो, आप माशाल्लाह मेहनती हो। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया था। तो बढ़ते बढ़ते फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। और उस वक्त तो बातें करते थे, जब मैंने वो जीता तो मेरे ख्याल में जब मैं वापस आया हूँ तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तानी कौम जो ना उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। और जब मैं गांव में पहुँचा तो मेरे ख्याल में आसपास के जितने भी गांव थे वो सारे उन्होंने मेरा वेलकम किया। और तो बड़ी खुशी हुई कि यार जब गांव में ये मैंने गेम स्टार्ट की थी तो उस वक्त मुझे बोला जाता था कि यार ये कौन सी गेम है। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन्हीं की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और आज सारे मेरा जो है ना वो वेलकम कर रहे हैं। और गाँव में मेरे ख्याल में हमारी जितनी भी सड़कें थी वो सारी भरी हुई थी लोगों के साथ, तो वो देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। और मेरे से भी ज़्यादा खुश थे। हमने देखा जी जी बिल्कुल, आप सबने देखा। तो सुलेमान भाट साहब, आप सुलेमान भाट साहब, आप कोच हैं, उस्ताद हैं और ट्रेनिंग करवाते हैं, तो जारी बात है कोई भी चैम्पियन, कोई भी जो है वो कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं होती। भाट साहब, कितना ज़रूरी है ट्रेनिंग में कि आप जो है वो कंटिन्यूटी रखें, आप मुसलसल जो है वो अपनी जीत के लिए कोशिशें करते रहें। लोग हारते हैं फिर कोशिश करते हैं, फिर हारते हैं फिर कोशिश करते हैं, तो आपका सबक क्या होता है अरशद नदीम को, ये बाकी लोगों को, कि मुसलसल मेहनत जो है वो कितना ज़रूरी होता है? देखें, अरशद जौन सा है वो एक बहुत ही डेडिकेटेड एथलीट है। अगर मैं ये चाहूँ कि ये कभी कभी मुझे भी मोटिवेट करता है तो ये एक गलत बात नहीं मैं कर रहा हूँ। इज़ वेरी डेडिकेटेड। और जैसे कि आपको पता है कि इस जेवलिन के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको कद चाहिए, आपको बड़े बड़े लंबे लीवर्स चाहिए और आपको इम्पल्स चाहिए जिसमें वो आप जल्दी से वो फोर्स अप्लाई कर सकें। और इसके अलावा लेकिन ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं माशाल्लाह। लेकिन इसके अलावा अगर मैं एक बात कहूँ कि इसकी जो दो आउटस्टैंडिंग चीज़ें इस वक्त भी इसको बहुत मदद करती हैं और हमारे इस प्रोग्राम को आगे लेके चलती हैं, सबसे पहले डिसिप्लिन है। अगर 8:30 बजे का हमारा आजकल का टाइम है तो 8:15 पे ये ग्राउंड में होता है, नंबर 1।
वेरी डेडिकेटेड, वेरी पंचुअल। और नंबर 2, जो मैच के दौरान इसका टेम्परामेंट होता है, आप इसकी रील्स उठा के देख लीजिए माशाल्लाह से, कि इवन ये हमारे जो पेरिस का लास्ट पेरिस ओलंपिक्स है, वेरी कंपोज्ड, पहली थ्रो खराब हो गई कोई बात नहीं, लेट्स कॉन्सेंट्रेट कि अगली थ्रो क्या होती है। तो उनके बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले में आई एम श्योर वो भी बहुत हाईली रेटेड चैंपियंस हैं, वो भी कोई इस तरह नहीं आ गए वहाँ पे, वो भी दुनिया के सबसे बेहतरीन थे। लेकिन हम इस पेरिस ओलंपिक में हम कोई फेवरेट नहीं थे जाने पर, बट इट वाज हिज टेम्परमेंट, वो एक लगन उसको, और वो उसका एक फोकस जो हमें इंशाल्लाह आगे लेके गया। तो ये 2 चीज़ें जो सी हैं, इससे मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ, और माशाल्लाह से इन्होंने हमें बहुत मदद की। अरशद भाई, मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि जारी बात है, आप के कोच ने बताया कि आप बड़े डेडिकेटेड और बड़े डिसिप्लिन के साथ जो है अपनी गेम करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं। जब आगाज़ हुआ तो कई ऐसे मौके आए होंगे कि आप हारे भी होंगे, आपसे थ्रो जो है वो सही नहीं होगी, या मसल जो है पुल हो जाता है, या कोई और मसला हो जाता है, आप पे जो अगला प्लेयर वो हावी हो रहा होता है। तो किस तरह फेस किया, क्या सोच आती? कई दफ़ा लोग कहते हैं जी कि मैं अब हार गया तो बस ख़त्म होगी दुनिया, या अब मैं नहीं जीत पाता। तो ये हारना फिर उठना, फिर हारना उठना, किस तरह ये सारी स्टोरी सर थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल। मैंने वापडा लेस्को के ट्रायल दिए तो मैं पहला कंपटीशन हारा था। उससे पहले मैंने वैसे यूथ फेस्टिवल खेले थे और मैंने वो विन किए थे। वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 63 मीटर थ्रो की थी। और जब मैं वापडा में आया तो मैंने पहले ट्रायल्स जो दिए वो मैंने 56 मीटर के ट्रायल्स दिए। तो उस वक्त मैं पहले कंपटीशन हारा था वापडा में, जब मैंने वापडा ज्वाइन करनी थी। तो उसके बाद वो मैं हारा हूँ, तो वो हार ने मुझे सिखाया कि इंशाल्लाह आगे आपने जीतना है। वो कहते हैं ना, इंसान गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। तो मेरे साथ भी वही होता रहा है, कभी मैं गिरता था उठता था, कभी गिरता था कभी उठता था। तो इसी तरह मैंने जैसे बताया कि मैंने 10 मेडल जो इंटरनेशनल माशाल्लाह जीते हैं, 10 दफ़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, और इंटरनेशनल मेडल्स भी मैंने 5 गोल्ड किए हैं, और उस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने इंटरनेशनल का। तो मेरे ख्याल में जो हार है वो भी इंसान को ना वो सिखाती है कि यार आप आज हारे हो, कल आपने जीतना है। और जब आप जीतते हो तो जीत भी आपको सिखाती है कि इसको मेंटेन रखना। वो कहते हैं ना कि जब इंसान जीत जाता है लेकिन उसको मेंटेन करना वो मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह जब इंसान हारा है तो हार ने उसे सिखाया कि आपने अब जीतना है। जब बंदा जीतता है तो जीत भी आपको सिखाती है कि आपको ये जो जीत है आपने इसको मेंटेन रखना है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हैं इंसान के। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ आपका कोच होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको ठीक है, उन्होंने देखना होता है कि आज इसकी नींद पूरी हुई या नहीं हुई। उस्ताद बड़ा ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट के साथ उनका जो टीचर है वो उनके साथ होना चाहिए, चाहे वो ट्रेनिंग कर रहा है, चाहे वो कंपटीशन में है, क्योंकि उनको पता होता है। तो आज मतलब कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो कोच साहब को पता चल जाता है कि आज अरशद की नींद नहीं पूरी हुई, तो पूछ लेते को आज क्या वजह है, आपकी आज बॉडी जो है ना वो सुस्त है। तो थोड़ा सा होता है कि ट्रेनिंग बाज़ होती है, हम ज़्यादा कर लेते हैं, या कोई मौसम वेदर की वजह से भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कोच साहब को इन चीज़ों का पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ गुजारी होती है, उन्होंने गुजारनी होती है। तो कोच साहब जो होते हैं उनको हर चीज़ का इल्म होता है कि ये सोया कब है, उठा कब है, खाना कब खाया है, ट्रेनिंग कब की है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होता है और वो उनको साथ लेके चलते हैं। मतलब कि उसकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है, वो कोच साहब को जजमेंट उसकी हो जाती है, तो उसी के मुताबिक उन्होंने उसको ट्रेनिंग देनी होती है। मतलब कि हमने दिन में अगर हम 2.5 से 3 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आज देखा कि यार इसकी बॉडी नहीं चल रही, तो हम उस ट्रेनिंग को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे कि हम उसको घंटा 1.5 घंटे पे हम ट्रेनिंग पे ले आएंगे। मतलब है कि इसमें जो इंजरी है उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इंजरी जो है वो गेम का हिस्सा है, ये साथ साथ चलती है, तो हमने उसको भी कवर करना होता है और उसको साथ में लेके चलना होता है। और ओलंपिक्स गेम से पहले हमें तकरीबन 16 से 17 दिन पहले हमें इंजरी हुई थी। लाहौर में हम टेक्निक कर रहे थे 21 जुलाई को, और 24 जुलाई को हमारी जो है ना वो पेरिस के लिए हमारी रवानगी थी। तो हमें 21 को जो इंजरी हुई तो हम बड़े परेशान थे। और वहाँ पे फिर जब मुझे इंजरी हुई ग्राउंड के दौरान
ग्राउंड के अंदर ही जब हम टेक्निक कर रहे थे, तो जब हमें इंजरी हुई तो मुझे वहाँ पे हमारे जो है ना वो आंसू निकल आए। वो इसलिए कि 24 को हमने पेरिस ओलंपिक्स गेम के लिए जाना है और 6 अगस्त को हमारा क्वालिफाई राउंड है, 8 अगस्त को जो है ना वो फाइनल है। तो बड़े परेशान के ये अल्लाह ताला की पता नहीं इसमें क्या रज़ा है, लेकिन अल्लाह ताला का फिर भी शुक्र अदा किया। वो कहते हैं कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला इंसान को नवाजता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इसमें भी कोई बेहतरी होगी, लेकिन आंसू भी आए और शुक्र भी अल्लाह ताला का अदा किया। और जब रूम में आए तो इस बात पे फिर थोड़ी सी हंसी भी आई कि देखें कि अल्लाह ताला बाकी इंसान को आजमाता है कि ये मेरा, वो कहते हैं ना कि खुशी में तो हर बंदा ही शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला का। जब गमी आए, कोई परेशानी आए तो उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और मानना चाहिए कि इसमें भी अल्लाह ताला की कोई रज़ा है। तो फिर वहाँ पे हंसी है कि अभी 16-17 दिन रह गए, पूरी कौम हमें देख रही है। तो वो एक अलग सा मोमेंट था हमारा सबका ना। तो बस उस पर फिर हमने ट्रीटमेंट शुरू की। फिर जो मेरे कोच उस्मान इकबाल भट्ट साहब, इन्होंने कहा कि हौसला नहीं हारना, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, क्योंकि हमने हौसला कभी भी नहीं हारा। तो वही हुआ कि आप सब ने देखा कि जब हम पेरिस में पहुंचे तो इसमें ट्रीटमेंट बड़ी की। अपना जो डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब है, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी हेल्प की और उनकी भी मदद से, बल्कि जितनी भी हमारी टीम है इनकी मदद से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी। चलें ठीक है, जारी बात है। और कौम ने देखा कि शुक्र करने पे अल्लाह ताला किस तरह नवाजता है। यहाँ पे अब अर्शद भाई एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मज़ीद क्या प्लान है आपके और कौम के लिए क्या करना चाहते हैं, नौजवान नस्ल के लिए क्या करना चाहते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अरशद नदीम साहब, एक तो वो दिन थे जब आपके पास वसाइल नहीं थे, आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास जो है वो कोचिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब आपके पास सलमान भट्ट साहब की सूरत में एक अच्छे टीचर, एक अच्छे कोच आपके पास हैं। ज़ाहिर बात है उनका बड़ा किरदार है आपकी ग्रूमिंग में, आपकी प्रैक्टिस में। तो अरशद भाई थोड़ा सा बताइएगा कि कामयाबी के लिए वसाइल और पैसा कितना मैटर करता है और आपका अज़म और मेहनत कितनी मैटर करती है। आज बिल्कुल इसमें फैसिलिटीज़ तो मैटर करती है। साफ ज़ाहिर है कि आपने अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट करनी है तो आपके पास उस लेवल की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं समझूंगा कि आपके साथ जो आपका कोच है वो होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर आपको फैसिलिटीज़ मिल जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में आप बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जिस तरह का अल्लाह ताला ने हमें मुकाम दिया है, पाकिस्तान को मुकाम दिया है पेरिस ओलंपिक्स गेम में। लेकिन उसके बावजूद भी हमने मेहनत की और मेरे ख्याल में जो मेहनत करता है उसका अल्लाह ताला फल ज़रूर देता है। और मैंने 2012 से स्टार्ट की मेहनत और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने 2015 से आगाज़ स्टार्ट किया। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की। मेरे ख्याल में जो लगन के साथ, जज्बे के साथ जो मेहनत करता है ना, उसका अल्लाह ताला फल ज़रूर देता है। उसकी नीयत होनी चाहिए कि मैंने ये अचीव करना है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है, मेरी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की मदद की है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है पाकिस्तान को। ठीक है, ठीक है। सलमान भट्ट साहब, आप बताइएगा सर कि जारी बात है आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं अरशद को, और कुछ इस गेम को, जेवलिन की जो गेम है, इसको ही का मुस्तकबिल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में? और कितने नौजवान जो है, मैंने देखा और कई लोगों की से बात भी हुई तो वो मोटिवेटेड थे कि हमने यही गेम जो है वो करनी है जो अरशद साहब कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाना है। तो लोग आ रहे हैं इस तरफ, फ्यूचर है इस गेम का। अच्छा जी, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है और अक्सर औकात हमें इस बारे में पूछा जाता है कि हम आइंदा आने वाले जो एथलीट्स हैं वो कितने जेवलिन के बारे में टैलेंटेड हैं, कितना वो करना चाहते हैं, शौक़ क्या। अच्छा, जैसे कि हम लेते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जैसे हॉकी हो गई या क्रिकेट हो गई या रेसलिंग हो गई, इनका एक नेटवर्क, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इनके खिलाड़ी मौजूद हैं, इनके पुराने खिलाड़ी मौजूद हैं, कोचेस मौजूद हैं। लेकिन एविडेंटली हमारा जो ये खेल है जिसे कि हम जेवलिन थ्रो कहते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्लेग्राउंड, कोई मतलब इवन इम्प्लीमेंट हमारे पास इतने मौजूद नहीं है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए जिसके लिए आपको फेंकना होता है जेवलिन। तो इनके बावजूद
इस सारी चीज़ों के बावजूद बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारे जो सूबाई और बैनुल हमारे फेडरल बोर्ड्स हैं इनके पास आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, जहाँ पे हम फंक्शंस पे जाते हैं, लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं कि वो करना चाहते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है और किसी हद तक हुकूमत कर भी रही है, लेकिन हुकूमत से हट के हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हम अपील करते हैं कि हमारे साथ कोई कोलैबोरेट करें या इस तरह से बाकी स्कूल्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ एथलेटिक्स की गेम के लिए कोलैबोरेट करें। बाकी जो हमारे इदारे हैं उनके साथ, जो एथलेटिक्स के इदारे हैं, हमारी फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करें ताकि इसको आगे लेके चला जा सके। ये कामयाबी जो हमने हासिल की है ये यहाँ पे ही महदूद होके ना रह जैसे कि आपने कहा, बल्कि इसको फैलाया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर फैलाया जाए तो यकीनन हम दोबारा से इससे बेहतर और बड़ी कामयाबी इसमें और एथलेटिक्स के बाकी फील्ड्स में लेके आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अर्शद भाई, क्या ख्वाब क्या है आपके? आप ओलंपिक चैंपियन हैं, आपने जो है वो विन कर लिया, आगे क्या ख्वाब हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? और कौम के लिए, नौजवान नस्ल के लिए क्या ख्वाब देख रहे हैं कि जारी बात है आप आज हैं, कल आपकी जगह कोई और लेगा, कल कोई और आएगा, तो ये नर्सरी जो है वो आप चाहते हैं कि इसी तरह लोग तैयार होते रहें? जी बिल्कुल। आगे जो मेरा ख्वाब है, मेरा गोल है, वो यही है कि आगे 2028 में दोबारा ओलंपिक्स हो रही है अमेरिका में, उसके बीच जो है वो कंपटीशन होते हैं, जैसे कि 2025 में डायमंड लीग आ रही है, एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप है और वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, उसके बाद वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है। तो अभी तो इसी पे फोकस है और ये जब कंपटीशन खेलता हूँ तो इंसान को पता चल जाता है कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, तो उस हिसाब से फिर अपनी जो है ना वो ट्रेनिंग में भी इंसान थोड़ी तब्दीली लेके आता है कि हमने और अच्छा परफॉर्म कैसे करना है। तो जैसे अगर देखा जाए यूथ और नौजवानों के लिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी तो अपने आप पे फोकस है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गेम का आगाज़ अभी स्टार्ट हुआ है, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है, तो अभी तो अपने आप पे फोकस है। और साथ हमारी जो यूथ और नौजवान हैं वो भी इस गेम में बहुत सारे आगे हैं और मेरे साथ भी अटैच है 2-3 लड़के, और जो आना चाहते हैं उनको भी हम कहते हैं कि वेलकम, आप आएँ हमारे साथ ट्रेनिंग करें। देखिए कि हमने ट्रेनिंग इंशाल्लाह करवानी, जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ वो मैं उनको भी वही ट्रेनिंग करवाता हूँ, बाकी परफॉर्म उन्होंने खुद करना है और मोटिवेशन उनको देता हूँ कि यार कोई भी काम है ना वो मेहनत से होता है, लगन के साथ होता है, जज्बे के साथ होता है। तो ये चीज़ें उसमें आनी चाहिए। मेहनत तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन जिसमें वो लगन होगी, वो जज्बा होगा, तो फिर वो बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है। तो मेरे ख्याल में दिल लगा के उस चीज़ को किया जाए तो वो हासिल होती है। तो आगे इंशाल्लाह अभी तो अपने आप पे फोकस तो है। अर्शद भाई, फिर अगर हम पूछें आपसे कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो क्या कहेंगे? मेहनत है, वालिदैन की दुआएं हैं, क्या कहेंगे? देखिए मेहनत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पीछे दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, मेरे वालिदैन की, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की माशाल्लाह दुआएं हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम मेरे लिए दुआ करती है, वो दिल से दुआ करती है। जो दिल से दुआ होती है तो आप सबको पता है कि वो अल्लाह ताला सुनता है, बड़े करीब से सुनता है। तो अल्लाह ताला ने सुनी है, पाकिस्तान के इतनी बड़ी परफॉर्म दी है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। और कहते हैं कि जब तक इंशाल्लाह हाथ पाँव चल रहे हैं उस वक्त तक इंशाल्लाह खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। बाकी जो आगे किस्मत में लिखा है वो अल्लाह ने देना ही देना है, लेकिन मेहनत जो है वो सबसे पहले आप मेहनत करें, लेकिन मेहनत करें लगन के साथ, जज्बे के साथ, तो फिर वो बड़ी से बड़ी। लेकिन अगर हम देखें अर्शद भाई, तो पहले आप कुछ और थे, अब कुछ और हैं, आप नेशनल हीरो हैं और पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का जो है वो बच्चा आपको जानता है, पहचानता है। तो रूटीन में क्या फ़र्क आया? पहले आपको लोग जानते नहीं थे, आप जाते थे, प्रैक्टिस की, गेम की, वापस आ गया, घर वालों को टाइम दिया, दोस्तों को टाइम दिया। अब जबकि आप एक नेशनल हीरो हैं, पाकिस्तान के बच्चे और पाकिस्तान के नौजवान जो है आपको देखते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या फ़र्क क्या आया लाइफ में? देखिए लाइफ में फ़र्क अगर ट्रेनिंग के बारे में देखा है तो हमने ट्रेनिंग बढ़ा दी है, क्योंकि आगे गोल जो है वो बहुत बड़े हैं
वो कहते हैं कि इंसान जब वो हासिल कर लेता है लेकिन उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इंशाल्लाह कोशिश अभी यही है कि इसको मेंटेन रखा जाए। और जैसे अभी आपने बात की है कि बाहर निकलता हूँ तो लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं माशाल्लाह, तो वो जब चीज़ें देखता हूँ तो एक अलग सा जो है ना वो जज्बा पैदा होता है कि ये कौम मुझे इतनी इज़्ज़त दे रही है, और इसी तरह इंशाल्लाह जो है ना वो अचीवमेंट करता रहूँगा। तो बड़ी खुशी होती है, एक अलग सी खुशी होती है कि इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने अचीवमेंट दी है, उसमें हमारी मेहनत थी, मेरे कोच साहब के, उस्मान इकबाल भट्ट साहब की, वालदैन की दुआएं थी, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी। तो खुशी यही होती है कि जैसे ये सब पाकिस्तानी कौम मुझे इज़्ज़त दे रही है तो जज्बा एक अलग सा पैदा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले कंपटीशन में, और मेरी कोशिश होती है कि कोई भी मैं कंपटीशन खेलूँ और मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बेस्ट थ्रो करूँ, तो उसी में अल्लाह ताला जो है ना वो कामयाबी देता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कंपटीशन है उसमें भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपनी बेस्ट करूँगा तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, जब निकलते हैं किसी चैम्पियनशिप के लिए, जैसे पेरिस के, जैसे कहीं और आपके जो थे कंपटीशन थे वहाँ गए, तो घर से निकलते हुए किसको मिलते हैं पहले, क्या नसीहत होती है वालदा की, बच्चों की तरफ से क्या जज्बात होते हैं, और बहन भाइयों की तरफ से? आज बिल्कुल जब घर से मैं निकलता हूँ, साफ ज़ाहिर है कि मैंने जब कंपटीशन में जाना होता है तो मेरी ट्रेनिंग इधर लाहौर में कर रहा हूँ या जहाँ पे भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो साफ ज़ाहिर है कि कोई 1 महीना या 2 महीने पहले जो है ना वो मैंने घर नहीं जाना होता। तो महीने से पहले जैसे मैं निकला हूँ, मतलब महीने बाद मेरी गेम है, तो घर से निकला हूँ तो वालदैन से मैंने मिलना होता है, अपना बच्चों से मिलना है, बहन भाइयों से, और बाकी जो रिश्तेदार हैं उन पे मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। और जब मैंने कंपटीशन में जाना होता तो एक मैंने मैसेज करना होता कि मेरे लिए दुआ करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है और ये इसमें पाकिस्तान की कामयाबी है। तो बस यही चीज़ें होती हैं, और अल्लाह ताला का नाम लेता हूँ जब मैं ग्राउंड में दाखिल होता हूँ कि यही है कि हमने मेहनत की है तो मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने देना है। तो यही दुआ होती है कि हमें जो है ना वो, मुझे नहीं पाकिस्तान को जो है ना वो आपने इज़्ज़त देनी है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि इसमें हमारी इज़्ज़त है कि मैं तो मेहनत करके इस लेवल पे आया हूँ, तो पाकिस्तान को इज़्ज़त देना। ठीक है, आज ईद है और ईद के मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं नौजवान नस्ल को, क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को? आज बिल्कुल आज ईद है, और ईद के मौके पे तो आप मेरे ख्याल में अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को अपना टाइम दें, ईद गुजारें इन सब के साथ, क्योंकि ये एक समझ लें कि सबको खुशियाँ बांटने का आज दिन है। तो बाकी जो यूथ और नौजवानों को मेरा पैगाम यही है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, एनीवे कोई भी फील्ड है, उसमें आपने मेहनत करनी है, जहाँ भी हो, जहाँ पे भी हो आपने उसमें मेहनत करनी है। लेकिन मेहनत करनी है आपने लगन के साथ, जज्बे के साथ कि हमने ये अचीव करना है, और करने का मतलब करना है, ये नहीं कि बस करना ही है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बस ठीक है यार हमने इधर तक करके छोड़ दिया, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब जो चीज़ आपने करनी है फिर उसके पीछे पड़ जाओ, अगर नहीं करनी तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, वालदैन का टाइम ना ज़ाया करें, अपने गांव का, सिटी का, अपने मुल्क का टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं। अगर कुछ करना है तो उसके पीछे लगे, मुल्क का टाइम ज़ाया ना करें, मेहनत से काम करें। अरशद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, नियो टेलीविज़न को आपका बहुत शुक्रिया, और दुआ है कि आपकी ईदें अच्छी गुजरें, आपका जो कैरियर है वो शानदार रहे। सलमान भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए दुआ है कि आप इसी तरह अरशद नदीम जैसे जो है वो लोग पैदा करते रहें, लोगों को ट्रेन करते रहें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।